फलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका रासायनिक साम्य। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग जो है कुछ टॉपिक जो है हम लोग क्लियर किए थे। और उसमें हम लोग जो है अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ब्रास्टेड-लॉरी के द्वारा अम्ल क्षार क्या है, लुईस के अनुसार अम्ल क्या है, ये सब चीज़ हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। उसके अलावा संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार क्या है, ये भी हम लोग देखे थे। आज जो है हम आगे जल का आयनन देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो जल का आयनन है ये भी आपका एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो इसको हमको क्या करना है, आज देखना है। तो अभी हम क्या देखेंगे, जल का जो क्या होता है हमारा आयनन होता है, इसका हम लोग बात करेंगे। यदि हम जो है जल की बात करें तो जल एक कैसा होता है हमारा, उभयधर्मी प्रकृति का एक क्या होता है हमारा, यौगिक होता है। पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से बता सकते हैं कि जल क्या होता है हमारा, एक उभयधर्मी पदार्थ होता है, जिसमें अम्ल के गुण भी पाए जाते हैं और क्षार के भी गुण पाए जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पानी होता है अर्थात जो जल होता है वो आपका अम्ल के जैसा भी व्यवहार करता है और क्षार के जैसा भी क्या करता है, व्यवहार करता है। और यदि पानी के साथ अम्ल या क्षार उपस्थित ना हो, अगर पानी प्योर हो, उसमें कोई अम्ल न मिला हो, न ही क्षार न मिला हो, उस स्थिति में जल का एक अणु जो होता है वो अम्ल के जैसा व्यवहार करता है और दूसरा अणु जो है क्षार की तरह क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो H2O है, यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई जो है इसमें अम्ल क्षार नहीं मिला है, अगर H2O में अगर क्या नहीं मिला है हमारा, अम्ल क्षार नहीं मिला है, तो एक जो हमारा क्या होता है, जो जल होता है, ये जल किसके जैसा व्यवहार करता है हमारा, ये हमारा अम्ल की तरह व्यवहार करता है और दूसरा जो है क्षार की तरह क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि जल एक कैसा होता है हमारा, उभयधर्मी प्रकृति का एक क्या होता है, पदार्थ होता है। और ये जो है उभयधर्मी प्रकृति का है, मतलब वो अम्ल के जैसा भी व्यवहार दर्शाता है और क्षार के जैसा भी क्या करता है, व्यवहार करता है। और यदि पानी में कोई अम्ल क्षार न मिला हो तो पानी का एक अणु जो होता है वो अम्ल के जैसा और दूसरा जो अणु होता है वो क्या करता है, क्षार की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और दोनों आपस में जो है क्रिया करके या आयनित होकर के आपका एक हमारा H3O प्लस आयन बनाता है और एक हमारा क्या होता है, OH माइनस आयन क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है, साम्य अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये H2O है और यहाँ पर एक और एक H2O है, तो दो हमारा क्या दुआ है, यहाँ पर H2H दिया हुआ है। कितना H हमारा, 2H। और अगर इसमें अभी जस्ट देखें अम्ल क्षार अगर उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में क्या करता है आपका, ये जो है अम्ल के जैसा, तो ये हमारा क्या है, अम्ल के जैसा बिहेव करता है और दूसरा जो है हमारा क्षार के जैसा व्यवहार करता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है H प्लस आयन होता है और एक क्या होता है, OH माइनस आयन होता है। और इनके पास लोन पैरा ऑफ टेक्टोन क्या है, हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो उस स्थिति में एक हमारा H3O प्लस आयन बनता है हमारा, और एक हमारा क्या बनता है, OH क्या बनता है, आपका माइनस आयन बनता है। तो ये जो अम्ल था वो क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को दूसरे पानी से खींच लेता है, तो H3O प्लस आयन बनाता है और OH माइनस आयन बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। और OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो हमारा जल का जो आयनन है वो क्या होता है, हमारा उत्क्रमणी प्रकृति का होता है। यहाँ पर दिया गया समीर हमारा कैसा है, यह इसमें जल क्या होता है हमारा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यदि इस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, द्रव्य किरणपाती नियम लगाते हैं, है ना, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम बोल सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय जो हमारा क्या है, अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में द्रव्य क्रियानुपाती क्या करते हैं हम लोग भाई, नियम लगाते हैं। तो द्रव्य अनुपाती नियम, है ना, लगाने पर यहाँ पर क्या आता है हमारा, ये हो जाता है हमारा K, ये हमारे ऊपर में क्या चला जाता है आपका H3O प्लस आयन की सांद्रता, और ये हमारा क्या हो जाता है आपका OH माइनस आयन की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित करता है। नीचे हमारा जल के दो अणु है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 स्क्वायर के रूप में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको K को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है इसको स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग,
स्थिरांक कहा जाता है, स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जल का जो आयनन होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम मात्रा में होता है। जल का जो आयनन होता है बहुत क्या होता है भाई, कम मात्रा में होता है। जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होने के कारण, जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है। तो जल का आयनन, ठीक है, यहाँ पर चूंकि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, चूंकि जल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, 550 है ना, 50 हम लोग बोल सकते हैं जल के अणु में, है ना, 550 जल के अणु में, है ना, जल के अणु में एक आत्म अणु बोल सकते हैं, एक अणु का क्या होता है, हमारा आयनन होता है, आयनन होता है। अतः है ना, जल के जो आयनन होता है उसका मान को स्थिर मान लिया जाता है। अतः जल को क्या किया जाता है, जल को स्थिरांक मान लिया जाता है, स्थिरांक, है ना, मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो जल का आयनन बहुत क्या होता है आपका, कम होता है। लगभग 550 जल के अणु में से जो है बहुत कम जल के अणु क्या होता है, इसका आयनन होता है। और इस वजह से जो हमारा क्या होता है, जल के जो हमारा क्या बोलते हैं हम, जो है जो इस जल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्थिर मान लेते हैं, स्थिरांक क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अर्थात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो के होता है, अगर हम इसकी बात करें तो के, और ये हमारा क्या होता है जो H2O होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग एक स्थिरांक मान लेते हैं। तो इस स्थिति में जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, के हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H3O प्लस होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, डिवाइडेड बाई अगर हम बात करें H2O तो ये तो इतना ही है। अब यहाँ पर इसको चूँकि कांस्टेंट मान ले हैं तो इस तरफ क्या हो जाता है आपका, पक्षांतरित हो जाता है। तो के बराबर कितना हो जाता है आपका, ये आपको मिल जाता है, के बराबर ये हो जाता है आपका H2O स्क्वायर में चला जाता है, और ये हमारा क्या बचता है, हमारा H3O प्लस आयन यहाँ पर, और ये हमारा पक्षांतरित कर दिए भाई, इसको पक्षांतरित कर दिए तो क्या बचा हमारा, ये हो जाता है आपका H3O प्लस आयन, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH क्या हो जाता है, माइनस आयन क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर चूँकि इसको कांस्टेंट माने हैं तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे जो है इसका जो मान होता है वो कितना प्राप्त हो जाता है, आगे इसका जो मान है वो आपका K, और ये है इसके जगह कांस्टेंट आ जाता है W, और ये हमारा क्या हो जाता है आपका H3O प्लस आयन की सांद्रता, और OH क्या होता है आपका माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमको फाइनल क्या हो जाता है, एक सूत्र क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसमें के जो W होता है, ये जो हमारा क्या होता है, जो KW होता है, KW क्या कहलाता है आपका, आयनिक स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो KW को हम क्या बोलते हैं, आयनिक, है ना, गुणनफल स्थिरांक बोल सकते हैं, या आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, आयनिक क्या बोलते हैं इसको, गुणनफल बोलते हैं, या आयनिक स्थिरांक बोल सकते हैं, आयनिक गुणनफल स्थिरांक यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से KW क्या हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ जो KW होता है वो क्या होता है, एक आयनन स्थिरांक होता है, आयनन गुणनफल स्थिरांक होता है, या आयनन स्थिरांक बोल सकते हैं, आयनिक गुणनफल या आयनिक गुणनफल स्थिरांक बोल सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं कि जल का जो जलीय विलयन होता है उस जलीय विलयन में आपका ये हमारा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के, है ना, मोलर सांद्रण की जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है आपका, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, या उसे आयनिक गुणनफल के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं या कहा जाता है। तो इस तरीक़े से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम पर क्या कर सकते हैं भाई, परिभाषा लिख सकते हैं। ये परिभाषा मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जल के जलीय विलयन, जल के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोनियम आयन और
हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन के मोलर सांद्रण का गुणनफल है ना, सांद्रण का गुणनफल। तो क्या लिखे, जल के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के मोलर सांद्रण का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, आयनिक गुणनफल कहलाता है, आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप आयनिक गुणनफल को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, तो जल के जलीय विलयन में उपस्थित जो क्या होता है हमारा, ये हमारा H3O+ आयन और OH आयन के जो मोलर सांद्रण का जो गुणनफल होता है वो आयनिक गुणनफल कहलाता है। और ये जो आयनिक गुणनफल होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आयनिक गुणनफल क्या होता है आपका, ताप के साथ इसका मान क्या होता है आपका, परिवर्तित रहता है भाई। इसका जो मान होता है वो ताप के साथ क्या होता है आपका, परिवर्तित होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आयनिक गुणनफल का मान है ना, आयनिक गुणनफल का मान ताप के साथ क्या होता है आपका, परिवर्तित होता है, ताप के साथ परिवर्तित होता है, ताप के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। और 298 केल्विन ताप पर, कितना ताप पर भाई, 298 केल्विन ताप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 298 केल्विन ताप पर Kw का मान आपका यहाँ पर लिख सकते हैं का मान 1.0 इंटू 10⁻14 मोल का स्क्वायर और पर लीटर का स्क्वायर क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है या देखा गया है। तो यह हमारा जो आयनिक गुणनफल होता है, आयनिक गुणनफल मतलब Kw का जो मान होता है वो ताप के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। और यहाँ पर 298 केल्विन ताप पर यहाँ पर जो Kw का जो मान है वो कितना प्राप्त किया गया हमारा, 1.0 इंटू 10⁻14 मोल स्क्वायर है ना। और उसके बाद जो है पर लीटर स्क्वायर में क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है, जो कि ताप के साथ बदलता रहता है। जैसे आप इसको 10⁻1 जो है अभी 1 इंटू 10⁻14 इसको 2 पाइन कर दें, 3 पाइन कर दें, तो इसी स्थिति में हमारा जो आयनिक गुणनफल का मान जो होता है वो क्या होते जाता है आपका, चेंज होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चूँकि जो जल होता है, जल जो होता है, जल एक कैसा होता है हमारा, उदासीन विलयन होता है। और उस स्थिति में उसमें H+ आयन और OH- आयन जो होता है उनका जो मान होता है वो क्या होता है आपका, समान होता है। तो उसको हम लोग को क्या करना है, अभी देखना है। क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि है ना, चूँकि जल एक उदासीन पदार्थ होता है, या जल की प्रकृति कैसा होता है, उदासीन होता है। चूँकि जल की प्रकृति कैसा होता है भाई हमारा, उदासीन होता है। जल की प्रकृति कैसा होता है हमारा, उदासीन होता है। अतः इसमें H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता समान होती है, क्या होती है हमारी, समान होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि जो जल होता है, जल कैसा प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। अतः इसमें हम लोग बात करें H+ आयन का और OH- आयन का, तो दोनों की सांद्रता क्या होता है, समान होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि जल में हमारा क्या होता है, दोनों की सांद्रता उदासीन है तो दोनों की सांद्रता समान होगा। तो ये हमारा H+ आयन और इक्वल टू क्या होता है आपका, OH- आयन होता है। और इसका टोटल जो मान होता है वो 10⁻ क्या होता है आपका, -14 होता है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि 14 ही होगा भाई, तो 1 इंटू 10⁻ कितना होता है आपका, -40, जो भी आपका मोल का स्क्वायर और लीटर के स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित
करता है। तो ये हमारे जल में क्या होता है, पाया जाता है। और ये आपका टोटल हो गया, क्योंकि उसमें दोनों का मान क्या होता है, बराबर। तो इसका 7 को जोड़ दो, उधर जोड़ देंगे तो इसका जो मान होता है इसका बराबर होता है। क्योंकि हमको ये पता है, क्या पता है, जल के आयनिक गुणनफल से, जल के आयनिक गुणनफल से, किससे हमारा भाई, जल का जो क्या होता है हमारा आयनिक गुणनफल होता है, उससे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है हमारा KW होता है। और इसका जो मान होता है वो हमारा H3O प्लस होता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका OH क्या होता है हमारा माइनस होता है। ठीक है, ये हम लोग देखे हैं। यहीं पर आगे अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है आपका, अगर हम बात करें तो इनका जो मान होता है, अगर हम एक की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है 1 × 10⁻, कितना होता है आपका -14। अच्छा, इसको हम लोग 7 करेंगे ना, बराबर है, तो क्या करेंगे, इसको 7 करते हैं। कितना करते हैं भाई, 7 करते हैं। और ये कितना हो जाता है आपका मोल का स्क्वायर और लीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर इसका जो मान होता है कितना होता है आपका 10⁻, कितना होता है हमारा 14 होता है। किसका मान, के का मान। कितना ताप पर हमारा 298 केल्विन ताप पर। कितना ताप पर भाई, 298 केल्विन ताप पर अगर हम बात करें तो उस स्थिति में KW बराबर क्या होता है हमारा 1 × 10⁻, कितना होता है आपका 14 को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। 10⁻14 को क्या करता है, दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है, जो H+ आयन होता है, ये जो है इसका जो मान है वो H का मान भी H+ के क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है मान को रख सकते हैं। मान को क्या किया जा सकता है, रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये H+ आयन इस प्रकार से हो जाता है। और इसका जो मान होता है आपका क्या होता है, ये तो हमारा दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो H+ और OH- होता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर OH- की जगह भी हम क्या कर सकते हैं, H+ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, रखा जा सकता है। क्योंकि H3O प्लस और H में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, H3O जो प्लस है ये तो हमारा प्लस को दिखाता है, OH की जगह भी हम ये मान को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है कितना प्राप्त होता है हमारा, ये हो जाता है आपका, ये हो गया आपका 1 × 10⁻, कितना होता है आपका -14 को क्या करता है, शो करता है। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका जो मान होता है हमारा, ये कितना हो जाता है हमारा H का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो उस स्थिति में इसका मान कितना हो जाता है 1 × 10⁻, कितना हो जाता है आपका 14 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, H को यहीं पर रखते हैं और इसको हम लोग अगर क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 1 × क्या होता है आपका 1 × 10⁻, कितना हो जाता है आपका 14 हो जाता है। तो उस स्थिति में स्क्वायर जो है होता है वो काट देता है। तो अच्छा, हमारा जो H+ का जो मान होता है, इस H+ की अगर हम बात करें तो H+ का जो मान होता है वो कितना प्राप्त होता है, 10⁻, क्या हो जाता है 7 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है जब अंडर रूट हटता है। तो इस तरीक़ा से 10⁻, क्या होता है आपका 7 प्राप्त होता है। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर H+ का मान -7 प्राप्त हो रहा है। उस स्थिति में इसका जो मान होता है H+ -7 प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पर H+ बराबर क्या होता है, OH- है, मतलब उसका भी मान क्या होता है आपका जो है 10⁻⁻7 ही क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात जल क्या होता है आपका उदासीन प्रकृति का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कैसा होता है हमारा, इसलिए यहाँ जो है, इसलिए जल कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, देखिए भाई KW बराबर क्या दिया है, H3O प्लस दिया है। ठीक, पहले चीज़ तो हम बोल सकते हैं कि जल उदासीन प्रकृति का होता है, अतः उसमें H+ आयन और OH- की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। एक ध्यान रखना, मैं पहले भी बताया हूँ, H3O की जगह H+ की जगह हम क्या रख सकते हैं, H3O भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्लास में बताया था। तो दोनों की सांद्रता समान होती है, मतलब H+ आयन और OH- का आयन बराबर होता है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁷ मोल स्क्वायर जो है लीटर स्क्वायर के रूप में होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल से लेंगे तो जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, KW बराबर H3O प्लस OH-। चूँकि हमको ये भी पता है कि KW बराबर 298 केल्विन ताप पर कितना होता है, 1 × 10⁻, क्या होता है 14 होता है।
चूँकि KW बराबर इतना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो है H प्लस आयन है, तो इसी के जैसा क्या होता है हमारा OH होता है, मतलब OH की जगह भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस रख सकते हैं। तो KW बराबर हम लोग जो है यहाँ पर ये प्लस हो गया और OH की जगह फिर प्लस कर दिए, तो ये हमारा क्या हो KW, उसके बराबर कितना होता है, KW का 2 मान है, देखो KW बराबर इतना भी लिख सकते हैं, KW बराबर इतना लिख सकते हैं, मतलब ये वाला मान और ये मान एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, H3O प्लस है उसके जगह हम H रख दिए, और चूंकि OH बराबर भी क्या होता है, H होता है, तो उसके जगह भी हम लोग H रख देते हैं। तो इस तरह का H प्लस आयन इंटू H प्लस आयन, और KW बराबर इतना होता है 1 × 10⁻⁻14, उसको हम लोग रखते हैं, तो हमको इस प्रकार से क्या हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। इसलिए जल क्या होता है हमारा, अगर प्रकृति देखें तो ये उदासीन प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जो विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, उस स्थिति में इसका मान क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। अगर हम अम्लीय विलयन में बात करें तो अम्लीय विलयन जो होता है उसमें आपका 10⁻⁻7 होता है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। और अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार में जो होता है हमारा, ये जो हमारा H प्लस आयन के जो मान होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अम्ल क्षार को बता सकते हैं कि जो अम्ल होता है उस अम्ल में अगर हम बात करें तो अम्ल में आपका जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होता है, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 से क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। और क्षार में अगर हम बात करें तो क्षार में क्या होता है आपका, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है वो आपका क्या होता है, 10⁻⁷ से क्या होता है आपका, कम होता है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि H प्लस की उपस्थिति में क्या किया जा सकता है, कोई भी विलयन का जो अम्लीयता है या उसका क्षारकता है उसको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उनके सांद्रता पर क्या किया जाता है, निर्धारित किया जा सकता है या किया जाता है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी कर सकता है, आयनिक गुणनफल क्या है, ये क्वेश्चन कर सकता है ना, और उसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो बात हो गया हमारा आज जल के आयनिक गुणन से रिलेटेड कुछ क्या हो गया आपका बातें, जिसमें कौन अम्लीय होगा और कौन क्षारीय होगा वो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना होता है आपका, 10⁻⁷ से ज़्यादा होता है वो अम्ल, और 10⁻⁷ से कम होता है वो क्षारीय जो विलयन है उसको प्रदर्शित करता है। अब आगे हमको देखना है, ये है हमारा पीएच अवधारणा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच हम देखेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे अभी जस्ट पढ़े हैं कि कोई भी जो विलयन उदासीन है या अम्लीय है या क्षारीय है उसको हम कैसे पता करते हैं। तो अभी जस्ट मैं बताया कि कोई भी विलयन के जो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है वो हम क्या करते हैं, H3O प्लस, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, H प्लस आयन भी लिखते हैं, के उपस्थिति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। यदि किसी विलयन में हमारा जो H प्लस आयन होता है उसका मान 10⁻⁻ कितना होता है, 7 होता है, तो वो क्या होगा आपका, उदासीन होगा। ठीक है, 10⁻⁷ होगा तो वो उदासीन होगा। और अगर 10⁻⁷ से क्या है हमारा, अधिक है, तो कैसा होगा हमारा, अम्लीय होगा। और 10⁻⁷ से अगर क्या है हमारा, कम है, तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखो लिखा गया है और उसी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो उसको हमको देखना है भाई, वही चीज़ लिखा है जो हम पढ़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विलयन में उपस्थित जो है, विलयन की उदासीन, अम्लीय, क्षारीय प्रकृति को, है ना, उसमें उपस्थित H3O प्लस अर्थात हाइड्रोजन आयन के सांद्रण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। मतलब किसी विलयन में H3O प्लस, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, उसके आधार पर किसी विलयन की अम्लीयता को, किसी विलयन की क्षारकता को क्या किया जाता है, या उदासीन प्रकृति को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और वैज्ञानिक संकेतन में इसको क्या लिखते हैं, 1 × 10⁻, क्या होता है आपका, 10⁻, आपका क्या किया जाता है, आपका जो भी -x है ये इस रूप में क्या किया जाता है, आपका लिखा जाता है। जिसमें या 10⁻ के घात पे -x लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, जिसमें x का मान 0 से लेकर के 14 तक होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है आगे बताया गया है कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सन 1919 में एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, जिन्होंने एक नया पैमाना विकसित किया जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहा जाता है। और चूंकि जलीय विलयन में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होता है बहुत क्या होता है आपका, कम होता है। अतः इसे एक लघु गणकीय जो है आपका मापक्रम पर क्या किया जाता है, सरलता पूर्वक क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि शुरू में कोई भी विलयन की अम्लीयता, क्षारकता
या उदासीन प्रकृति उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। वैज्ञानिक संकेतन में उसमें क्या लिखते हैं, 1 × 10⁻⁻⁻⁻ लिखा जाता है, जिसमें x का मान जो है 0 से लेकर के 14 तक रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, जो भी हमारा pH अवधारणा है उसके बारे में बताया जा सकता है। इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, इसको व्यक्त किया है। ठीक है, जिसमें बताया है कि किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है, इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करने के लिए, बताने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया है, पैमाना विकसित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, pH पैमाना कहते हैं। और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आप जानते हो बहुत कम होता है, क्योंकि आप पढ़े हो कि जल का आयनन बहुत क्या होता है, आपका कम होता है। तो यहाँ पर इसी के आधार पर आगे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी जलीय विलयन में जो भी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होता है उसको व्यक्त करने के लिए, है ना, जो है 10⁻, क्या होता है, या आप ये बोल सकते हैं किसी भी विलयन का जो pH मान होता है वह उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, या बोल सकते हैं किसी विलयन का जो pH मान होता है उस विलयन का pH मान आपका बोल सकते हैं 10 पर एक ऋणात्मक घात 1 से लगाते हैं, या ये बोल सकते हैं किसी भी विलयन का जो क्या होता है, हमारा जो pH मान होता है उसको व्यक्त करने के लिए 10 पर एक ऋणात्मक घात क्या लगाते हैं, 1 से लगाते हैं, और उस ऋणात्मक घात 1 का जो संख्या में जो मान होता है वही क्या कहलाता है, आपका pH मान कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आगे इसको लिखा जा सकता है, किसी विलयन में, है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, है ना, 10 पर एक ऋणात्मक घात x लगाते हैं, 10 पर एक ऋणात्मक घात x लगाते हैं, तो x लगाते हैं 10 पर एक ऋणात्मक घात x लगाते हैं, तो उस x का संख्यात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, pH कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जल का आयनन बहुत क्या होता है, कम होता है, फिर भी जो भी हमारा क्या होता है, वो विलयन होता है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 पर हम एक ऋणात्मक घात क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, तो उस 1 का जो संख्या में जो मान होता है वही आपका क्या कहलाता है, pH कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। और यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए H3O+ की सांद्रता, और यही तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, और इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 पर एक ऋणात्मक घात क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, 10 पर एक ऋणात्मक घात क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, तो उस 1 का संख्या में जो मान होता है वही आपका क्या कहलाता है, pH मान कहलाता है। अब दोनों पक्षों में लघुगणक लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लघुगणक लेने पर तो दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, जब लघुगणक लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, आपका log 10 होता है, और ये हमारा क्या होता है, H3O+ चार्ज को शो करता है, इक्वल टू यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, log लेते हैं, और ये 10⁻⁻ क्या हो जाता है, आपका जो संख्या में जो मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा pH मान कहलाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, संख्या में जो भी मान होता है वही आपका क्या कहलाता है, pH कहलाता है। तो यहाँ पर pH करते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका pH हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है आपका, कौन सा फार्मूला, कि ये हमारा क्या है, हमारा जैसे log m का घात कितना दिया है, n दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को n log m क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, मतलब n पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log
यहाँ पर कितना हो गया log, और ये कितना हो जाता है हमारा H3O प्लस आयन को यहाँ पर क्या करता है आपका शो करता है इक्वल टू, ये कितना हो जाता है आपका, ये पहले आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है pH, और ये कितना हो जाता है आपका log, और ये कितना हो जाता है आपका 10, ये log कितना हो गया आपका 10, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो log 10 होता है उसका मान 1 होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो क्या होता है हमारा log टेबल देखोगे तो log 10 बराबर कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा log, ये हमारा हो जाता है H3O प्लस आयन, और इधर क्या हो जाता है आपका माइनस, क्या हो जाता है आपका pH, ये माइनस क्या हो जाता है pH। अब हम pH को इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरफ में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, या इसको हम लोग उस तरफ क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो अंततः हमारा क्या हो जाता है ये pH बराबर क्या होता है हमारा इक्वल टू में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है pH जो होता है अगर पक्षांतरित करते हैं तो pH बराबर ये क्या हो जाता है माइनस क्या हो जाता है आपका log, और ये क्या हो जाता है H3O प्लस क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमको फिर से क्या मिल गया, हमको समीकरण क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो उसके आधार पर पुनः क्या किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है कि किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का, है ना, या हाइड्रोजन का ग्राम प्रति लीटर में उपस्थित, हाइड्रोजन का ग्राम प्रति लीटर में, है ना, उपस्थित जो भी जो क्या होता है आयनों का जो सांद्रण होता है वो सांद्रण उसके ऋणात्मक लघु गणक के क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से फिर से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन का pH मान उस विलयन में या उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का ग्राम पर लीटर में, है ना, हाइड्रोजन आयन का ग्राम पर लीटर में उपस्थित जो भी हमारा क्या होता है हमारा ग्राम पर लीटर में उपस्थित सांद्रताओं का आपका ऋणात्मक लघु गणक के क्या होता है आपका बराबर होता है। तो एक पुनः हम परिभाषा यहाँ से क्या करते हैं लिखते हैं और परिभाषित करते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पुनः pH मान को क्या करते हैं हम लोग परिभाषित करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम परिभाषा दे रहे हैं, यहाँ से आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम क्या करते हैं pH मान तो लिख सकते हैं यहाँ से किसी विलयन का pH मान, किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघु गणक के बराबर होती है। ऋणात्मक लघु गणक के क्या होती है हमारी बराबर होती हैं, समानुपाती होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरीक़ा से एक और परिभाषा pH मान का क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। और ये परिभाषा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये जो हमारा समीकरण है यहाँ से निकलती है और इसके आधार पर बताई जा सकती है कि किसी विलयन का जो pH मान होता है वो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन आयन का बोल सकते हैं या हाइड्रोजन का ग्राम पर लीटर, है ना, जो भी क्या होता है हमारा ग्राम पर लीटर सांद्रण का क्या होता है हमारा ऋणात्मक लघु गणक के क्या होती है बराबर होती है। यही हमारी क्या कहलाती है आपकी pH हमारा नाम से या pH पैमाना कहलाती है, pH की अवधारणा कहलाती है। तो इस तरीक़ा से pH को क्या की जा सकती है, दिखाई जा सकती है। तो शुरू से आप बोल सकते हैं pH अवधारणा क्या होता है। तो हम जानते हैं किसी भी विलयन का जो क्या होता है आपका अम्लीयता, क्षारकता या उदासीन प्रकृति है वह उस विलयन में उपस्थित H3O प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है या बताती हैं, और उसके आधार पर ही उस विलयन की अम्लीयता और क्षारकता को प्रदर्शित की जाती है। वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर इसको 1 × 10⁻⁻⁻x के रूप में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, जिसमें x का मान 0 से लेकर के 14 तक होती है। क्योंकि हमको पता है कि जो भी जल का जो आयनन होती है वो जल का आयनन बहुत क्या होती है आपकी कम होती है, और किसी भी विलयन में जो भी हमारे क्या होती है
जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको दर्शाने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने जिस पैमाना की खोज की है वो पीएच पैमाना कहलाती है। और किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 पर एक ऋणात्मक घात x लगाई जाती है, तो उस x का संख्या में मान ही उसकी pH कहलाती है, जिसको इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है। और लास्ट में जो समीकरण आती है उस समीकरण के आधार पर पुनः उसको क्या की जा सकती है भाई, परिभाषित की जा सकती है। और ये बताई जा सकती है कि किसी भी विलयन का जो pH मान होती है वह उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम प्रति लीटर जो भी आयनों की जो क्या होती है सांद्रण के लघु गुणक के क्या होती है आपके बराबर होती है। प्रति लीटर है ना, प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रण है ना का लघु गुणक या ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होती है। तो इस तरीक़ा से पीएच मान को क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। इसमें पुनः जो है अगर हम पीएच की बात करें तो यहाँ पर जो क्या होती है हमारी जो पीएच मान होती है कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन ज़्यादा क्या होती है क्षारीय होती है, तो उसको भी यहाँ पर क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। जैसे उदासीन विलयन की अगर हम बात करें, उदासीन विलयन की बात करें, अगर उदासीन विलयन के लिए अगर हम देखें, उदासीन विलयन के लिए लिखें तो ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन की जो सांद्रता होता है वो कितना होता है हमारा 10 दी पावर क्या होता है हमारा -7 जो भी हमारा क्या होता है मोल पर लीटर क्या होता है प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगर हम क्या करें अम्लीय विलयन के लिए देखें, अम्लीय विलयन के लिए अगर हम देखते हैं, अम्लीय विलयन के लिए अगर हम बात करें तो अम्लीय विलयन के लिए जो भी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो हमारी क्या होती है 10 दी पावर -7 से क्या होती है ज़्यादा होती है, मोल पर लीटर के हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर हम क्षारीय विलयन की बात करें, किसकी बात करें, क्षारीय विलयन की बात करें तो क्षारीय विलयन के लिए अगर हम देखें तो क्षारीय विलयन के लिए इसका जो मान होती है हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो 10 दी पावर -7 से क्या होती है आपकी कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, इसको दर्शाई जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर हमारा क्या हो 10 दी पावर माइनस से ज़्यादा हो तो अम्लीय होगा, और 10 दी पावर -7 से अगर कम हो तो उसको हम लोग क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इतना से आपका पीएच अवधारणा क्या होता है समाप्त होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन होता है आपका, एक होता है हमारा ये होता है PKW है ना, फिर क्या बोल सकते हैं PKW बोल सकते हैं, PKW उसके बाद क्या होता है P बोल सकते हैं हमारा PH और POH में संबंध, ये हमारा क्या होता है यहाँ पर संबंध दिया है, PKW दिया है हमारा, फिर क्या दिया है हमारा POH दिया है, PH दिया है, इसमें हम लोग देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा H प्लस आयन बोल सकते हैं, और ये क्या होता है POH में क्या होता है हमारा संबंध यहाँ पर दिया गया है। तो इसको देखेंगे, में क्या देखना है हमको संबंध देखना है, में संबंध दिया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है पूछ सकता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या संबंध पाई जाती है, किस प्रकार से होती है। तो जिस प्रकार से जो है हाइड्रोजन आयन के लिए क्या की जाती है पीएच की गणना की जाती है, उसी प्रकार से आपका जो है OH के लिए भी क्या की जा सकती है आपका गणना की जा सकती है। और इसके लिए क्या की जाती है आपका, जैसे pH था वैसे हमारी क्या होती है यहाँ से POH होती है, POH होती है। और इसका जो मान होती है ये भी हमारा क्या होता है हमारा ऋणात्मक लघु गुणक जो होती है उसके क्या होती है आपके जो भी आपका बराबर होती है, ऋणात्मक लघु गुणक के क्या होती है आपकी बराबर होती है। अब यहाँ पर जल के आयनिक गुणनफल से ली जाती है, जल की है ना आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल से। तो जल की आयनिक गुणनफल से जब ली जाती है तो उस स्थिति में क्या होती है हमारी, ये होती है KW, ये हमारी होती है H3O प्लस आयन, जहाँ पर हाइड्रोजन भी लिखी जा सकती है, और ये क्या होती है हमारी OH क्या होती है हमारी माइनस चार्ज होती है। तो ये हमारी क्या होती है आयनिक गुणनफल से। अब दोनों पक्षों में क्या ली जाती है इस समीकरण का, दोनों पक्षों में लघु गुणक ली जाती है। तो लघु गुणक लेने पर दोनों पक्ष में क्या लेने पर लघु गुणक लेने पर इस स्थिति में क्या हो जाती है हमारी ये लॉग हो जाती है, और ये जो लॉग है हमारा ये क्या हो जाती है हमारी KW हो गया, बराबर ये कितना हो जाती है हमारी लॉग ये हो जाती है H3O प्लस चार्ज हो जाती है ना,
और यहाँ पर क्या हो जाती है, हाँ इसका जो मान होती है वो कितनी होती है, 10 दी पावर माइनस कितनी होती है, 14 होती है, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाती है, ये प्लस में चली जाती है और ये क्या हो जाती है आपकी लॉग, और ये क्या हो जाती है आपकी ओ एच क्या हो जाती है माइनस, और ये 10 दी पावर कितना हो जाती है -14 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या की जा सकती है, इसको एक तरीक़ा से और क्या की जा सकती है, आगे क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ये होती है लॉग, ये हो गया हमारा KW, और यहाँ पर हम क्या करते हैं लॉग, ये हमारा लॉग है, और ये क्या हो जाती है हमारी H3O प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाती है आपका लॉग OH क्या हो जाती है आपकी माइनस चार्ज। और यहाँ पर फिर हम जो समीकरण है उसके आधार पर अगर लिखें तो जो घात में रहती है वो क्या हो जाती है, पहले आ जाती है तो 14 हो जाती है। अच्छा, इसमें भी हम लोग लॉग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं लॉग अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका लॉग, और ये कितना हो जाता है आपका 10 दी पावर माइनस कितना हो जाती है 14। तो इस स्थिति में अगर हम आएँ तो ये -14 कितनी हो जाती है हमारी सामने आ जाती है, और ये क्या हो जाती है लॉग, और लॉग 10 क्या हो जाती है हमको प्राप्त हो जाती है। चूँकि आपको पता है कि log 10 का मान कितनी होती है हमारी 1 होती है, मतलब यहाँ पर इसका जो मान है कितनी होती है हमारी -14 क्या हो जाती है प्राप्त हो जाती है। ये हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या की जाती है, माइनस से क्या की जाती है, गुणा कर दी जाती है बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा करने पर बोल सकते हैं दोनों पक्षों में है ना, किसी भी ऋण चिन्ह से, है ना, ऋण चिन्ह से क्या करने पर, गुणा करने पर तो जब गुणा करते हैं उस स्थिति में ये क्या हो जाता है हमारा माइनस लॉग, और ये कितना हो जाता है आपका KW, ये हमको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम क्या करें, इधर देखें तो क्या हो जाता है आपका माइनस लॉग, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H3O प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो लॉग कितना हो जाता है हमारा, ये OH क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 14 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से एक समीकरण क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मान होता है आपका, ये आप जानते हैं माइनस जो लॉग होता है, इसकी जगह हम देखें तो माइनस लॉग के जगह हम क्या कर सकते हैं, PH क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, या P लिखा जाता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा P लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी माइनस क्या होता है हमारा जो लॉग होता है, इसके जगह हम क्या करते हैं हम लोग P हम लोग लिखते हैं, या P लिखा जाता है। तो उस स्थिति में अंततः हमको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से PKW प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमको P, और ये क्या हो जाता है आपका H प्लस आयन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं H3O प्लस आयन भी बोलते हैं। H यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं P हो गया, और ये H3O प्लस आयन प्राप्त हो जाता है। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये POH, और बराबर कितना हो जाता है आपका 14 क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये PKW, PH और POH में जो संबंध होता है उसको यहाँ से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको क्या कर सकता है, आपका क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये हो गया PH, POH, PKW में संबंध। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पर कुछ पदार्थों का जो क्या है हमारा pH मान दिया गया है भाई, देखो है ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर जो है मान दिया गया है कि इसका pH मान कितना होता है, क्योंकि pH पढ़ चुके हो तो पता होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ देखे आए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसकी अगर हम pH मान बात करें तो pH मान कितना होता है हमारा, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 दिया है, बट वो ज़्यादा ही हो गया। अगर हम 1 मोल NaOH की बात करें तो ये कितना दिया है हमारा 14 दिया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्षारी है बोल सकते हैं, प्रबल क्षारी है ना। क्या होता है हमारा प्रबल क्षारी है, अभी उसके बारे में स्केल में बताऊंगा। ठीक है, फिर 0.1 हमारा मोल जो भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो pH मान होता है हमारा वो 13 होता है। ये अलग अलग मोल का बनता है, 1 मोल का अलग बनता है, 0.1 मोल का अलग बनता है। तो उस स्थिति में उसका जो pH मान होता है वो चेंज होते जाता है। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं चूने का पानी को, ये हमारा क्या होता है, ये भी एक अच्छा क्षार है भाई, है ना। तो ये हमारा 10 दी पावर क्या होता है हमारा -10 दी पावर 10 दी डैश का घात क्या होता है हमारा, ये जो है हमारा 5 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो ये
आपका उसका जो मान होता है इतना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया होता है अगर हम उसको देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशियम क्या इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, और इसका पीएच मान 10 होता है। ये भी क्षारकी है, थोड़ा सा ज़्यादा क्षारकी नहीं है लेकिन बीच का क्षारकी है। अंडे का जो सफ़ेदी वाला जो भाग होता है इसका जो है 7.8 होता है। समुद्री जल की बात करें, जल जो होता है नमकीन होता है, ये 7.8 होता है। मानव जो रुधिर होता है, मानव का जो क्या होता है, जो ब्लड होता है, इसका मान क्या होता है हमारा 7.4 होता है। मतलब हमारा जो ब्लड होता है हल्का क्या होता है, क्षारी होता है। आंसू की बात करें, आंसू भी लगभग वैसी है, हल्का क्षारी है, ठीक है। और दूध की बात करें तो दूध का दिया है 6 पॉइंट क्या दिया है हमारा 8 दिया है। लार है ना, लार जो मानव श्लेष्म बोलते हैं, ये 6 पॉइंट कितना होता है हमारा 4 होता है, ये पता होना चाहिए। मतलब हमारा लार जो है अम्लीय प्रकृति का है। काली काफ़ी ये हमारा जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना दिया है हमारा 0.5 में 5.0 दिया है। टमाटर का रस ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसमें, ये हमारा बताया है अप्रॉक्सीमेटली 4.2 दिया है। मृदु पेयजल जो साबुन में झाग देता है, सिरका होता है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ये 3.0। संतरे का जो रस होता है उसका 3.5 होता है। और अगर हम अंगूर की रस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है 3.2 होता है। नींबू की पानी की बात करें 2.2 होता है। जठर रस हमारे पेट में होता है, जठर ग्रंथि से उत्पन्न होता है, 1.2 होता है। 1 मोल HCl का उदासीन होता है भाई, 1 मोल HCl जो होता है ना उदासीन होता है। और सांद्र HCl का 1 पॉइंट क्या होता है आपका 0 होता है, मतलब प्रबल क्षार अम्लीय होता है बोल सकते हैं ना। तो इस तरीक़ा से कुछ चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ अभी जो आप मान प्राप्त की हैं, देखो इसमें टोटल मान कितना आ रहा है हमारा 14 प्राप्त हो रहा है ना, और वो भी माइनस में नहीं मिल रहा है बल्कि क्या हो रहा है प्लस में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, प्लस में ना 14 जो है। तो अब माइनस वाला काम खत्म हो गया, 14 आ जाता है। मतलब उदासीन के लिए कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, है ना। अब 14 आ गया आपका, यहाँ पर 14 आ गया है, मतलब माइनस वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। माइनस वाला ख़त्म हो जाता है, 14 आ जाता है ना। तो 14 को 7 भागों में बांटते हैं इस प्रकार से, 7 इधर और 7 इधर। इधर आएगा तो 6, 5, 4 इस प्रकार से। इधर आएगा तो 8, 9, 10, 11 करके 14 होता है। तो इसलिए इसको प्लस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा ये pH पैमाना दिया है, स्केल दिया है। ये थोड़ा सा अलग स्केल है आपको जो बुक में दिया है उससे, बट स्केल तो वही है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा है ये स्केल। तो ये हमारा क्या है pH स्केल है, pH स्केल कहा जाता है। यहाँ पर देखो यहाँ मान दिया है 0 तो नहीं होता है, बट हम 0 ले लिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या होता है 7 होता है। फिर 8, 9, 10 आपका 11, 12 और 13 और 14 होता है। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि जो 14 होता है प्लस में आ गया है, ठीक है। माइनस वाला काम हम लोग खत्म कर दिए हैं। तो इसको 7 भागों में बीच में ऐसे बांटते हैं, 7 इधर जाके 14 इधर जाता है, और इधर कितना जाता है 0 तक या 1 तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो 7 से जो कम होता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लीय। और 7 के जो ज़्यादा होता है, 7 से ऊपर का होता है, उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो 7 अंक का नंबर दिख रहा है, 7 नंबर वाला क्या होगा हमारा उदासीन होता है। 7 वाला कैसा होता है हमारा उदासीन होता है भाई। ये हमारा क्या होगा, ये वाटर दिया है, और वाटर कैसा होता है हमारा, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है हमारा न्यूट्रल, जैसे आपका दिया है नीचे आपका न्यूट्रल दिया है ना। देखो 7 जिसका pH मान होता है, और 7 pH मान किसका है, वाटर का है। और वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है भाई, उदासीन प्रकृति का होता है। जैसे हम 7 से क्या करते हैं नीचे आते हैं, अम्लीयता धीरे धीरे क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब इधर आने से बढ़ता है ना। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के पास जाएंगे, 6.9 तक जाएंगे। तो अगर हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ जो है कम होते जाता है बोलेंगे। और अगर 7 से हम धीरे धीरे क्या करते जाते हैं 1 की ओर बढ़ते जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ते जाता है। मतलब यहाँ पर जिसका pH मान कितना होगा हमारा, pH मान जिसका 1 होगा उसका अम्लीयता उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद 2 वाला का अम्लीयता थोड़ा कम, 3 वाला का अम्लीयता उससे थोड़ा कम, फिर 4 का थोड़ा और कम, फिर 5 का और कम, 6 का और कम, और 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सबका कम होते जाता है। मतलब स्टार्टिंग जो आपका pH मान होता है, मतलब pH मान 1, pH मान 2 ये प्रबल अम्लीय होता है। प्रबल अम्लीय मतलब ज़्यादा
अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपका क्या होता है, अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है स्टोमच का जो एसिड होता है, स्टोमच में कौन सा होता है भाई, अमाशा में कौन सा हमारा एसिड होता है, HCl। तो जो HCl होता है उसका वैसे तो उदासीन होता है, लेकिन अगर उसका हम लोग कुछ मात्रा में देखा जाए तो वो इसका 1 होता है, मतलब ये ज़्यादा आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीयता धीरे धीरे 2 में 3 में जाने पर अम्लीयता धीरे धीरे कम होते जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 वाला न्यूट्रल होता है और 7 से कम जितना भी है ना, वो सब क्या होता है, एसिड प्रकृति का होता है, मतलब अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और 7 से जहाँ ऊपर होता है वो सब के सब क्या होता है, हमारा एल्कलाइन बोलते हैं ना। एल्कलाइन मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक बोल सकते हैं या क्षारीय प्रकृति भी बोलते हैं। तो जहाँ 7 से ज़्यादा हुआ क्षारीय, 7 से कम हुआ अम्लीय, और यहाँ पर बीच वाला होता है न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पर 7 वाला जो होगा ना, ये जो है 7 जो है 7 के बाद जो 8 आया, 8 जो है हल्का क्षारीय, फिर 9 वाला उससे ज़्यादा क्षारीय, फिर 10 वाला उससे ज़्यादा क्षारीय, 11 वाला ज़्यादा क्षारीय, 12 वाला ज़्यादा क्षारीय, 13 वाला ज़्यादा क्षारीय, उधर 14 वाला सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। मतलब इधर जाओगे तो क्षारकता बढ़ता है, इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है। मतलब आप बीच से अगर जा रहे हैं, बीच से अगर हम क्या करते जाते हैं, राइट साइड बढ़ते जाते हैं तो क्षारकता बढ़ता है, और अगर लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यही हमारा क्या है, आपका स्केल है, पीएच स्केल, जहाँ से आपका अम्लीयता और क्षारकता का गणना हम कर सकते हैं ना। ये अम्लीयता को शो करता है इस तरफ, क्षारकता को शो करता है, बीच वाला उदासीन को शो करता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे भाई। तो इस तरीक़ा से आपका जो पीएच वाला है वो क्या होता है, आपका समाप्त होता है, ये जो है ख़त्म होता है। यहाँ पर प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब चीज़ पढ़ने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये आपको नहीं पढ़ना है। एक पढ़ने लायक है, वो है हमारा बफर विलयन। कौन सा है हमारा, बफर विलयन। तो चलिए बफर विलयन की बात करते हैं थोड़ा सा। बफर विलयन क्या है, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया भी है और आपको पूछता भी है। तो इसी को हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है कि बफर विलयन किसे कहते हैं, बफर विलयन किसे कहा जाता है। अगर हम बफर विलयन की बात करें तो एक सिंपल सा परिभाषा दे तो हम बोल सकते हैं कि बफर विलयन वह विलयन होता है जिसका पीएच मान निश्चित होता है ना। उसमें अम्ल क्षार मिला देने से भी उसका पीएच मान जो है चेंज नहीं होता है। अब ज़्यादा मिलाएंगे तो चेंज होगा ना भाई, थोड़ा बहुत मिलाएंगे तो चेंज नहीं होगा। तो एक सिंपल परिभाषा, बफर विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिसका पीएच मान अभी जस्ट पढ़े हैं, तो जिसका पीएच मान निश्चित होता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा बफर विलयन कहलाता है। जैसे हमारा ब्लड, हम कितना भी अम्ल खाएं, कितना भी क्षार वाला पदार्थ खाएं, उनका पीएच मान क्या होता है, वो इतना का उतना ही होता है। कितना, 7.4। आप अम्ल खा रहे हो, क्षार खा रहे हो, बट उसका पीएच मान क्या होता है, स्थिर है। तो वही आपका क्या होता है, बफर विलयन कहलाता है। और बफर विलयन का बेस्ट उदाहरण क्या है, हमारा ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि वह विलयन जिसका पीएच मान क्या होता है, आपका निश्चित होता है, वही आपका क्या कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई, वह विलयन जिसका पीएच मान क्या होता है, हमारा निश्चित होता है, पीएच मान क्या होता है आपका, निश्चित होता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। उसे बफर क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इतना आप परिभाषा लिख देना और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वह विलयन जिसका पीएच मान निश्चित होता है, पीएच मान फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, वही आपका क्या कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये है ब्लड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्लड जो हमारा होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो आपका पीएच मान का सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, ब्लड बोल सकते हैं, ब्लड जो होता है ये, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड बहता है ना, आप जो भी अम्लीय पदार्थ खाओ, जो भी क्षारीय पदार्थ खाओ, वो उतना उसका जो पीएच मान है होता है वो 7.4 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप बफर विलयन को बता सकते हैं। बुक पे थोड़ा सा और लंबा लिख सकते हैं हम बुक के हिसाब से कि बफर विलयन वह विलयन होता है जिसका पीएच मान क्या होता है, निश्चित होता है। यदि इस बफर विलयन में थोड़ी बहुत मात्रा में अगर हम अम्ल क्षार मिला देते हैं तो उसका पीएच मान जो है चेंज नहीं होता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, बफर विलयन कहते हैं। बट बेस्ट परिभाषा यही है कि वह विलयन जिसका पीएच मान निश्चित होता है वो बफर विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए ब्लड जो होता है वो बफर विलयन का उदाहरण है। लार को ले सकते हैं, है ना, वो भी बफर विलयन का उदाहरण है। दूध
बोल सकते हैं, बट दूध चेंज हो सकता है, ब्लड ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया बफर विलियन। अब यहाँ पर बफर विलियन की कुछ लक्षण लिखा है। क्या लिखा है हमारा? लक्षण कि बफर विलियन जो होता है उसमें कौन कौन से क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो बफर विलियन में कुछ लक्षण या कुछ गुण दिया गया है, वो हमको देखना है। जैसे पहला दिया है हमारा, इसका जो पीएच मान होता है स्थिर होता है। स्थिर मतलब चेंज नहीं होता है, तो तुम्हारी भाषा में भी बोले हैं। तो पहला आप गुण लिख सकते हैं कि जो बफर विलियन होता है उसका पीएच मान क्या होता है आपका, स्थिर होता है, निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट बात करें तो इनमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दें तो उसका पीएच मान जो है परिवर्तन नहीं होता है, या होता भी है तो नगण्य होता है ना, थोड़ा मात्रा में बोल रहे हैं ना बाबा, एकदम नहीं भर दिए और नहीं हो रहा है चेंज बोलेंगे तो गलत है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत मात्रा में क्या करते हैं, अगर उसमें अम्ल क्षार मिला देते हैं तो उसका पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इतना सारा उसमें जाके भर दिए तो पीएच फर्क पड़ेगा ना भाई, तो थोड़ा बहुत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया, इसका पीएच मान क्या होता है, स्थिर होता है। दूसरा, इनमें अल्प मात्रा में अम्ल क्षार मिला देते हैं मान लो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उसका पीएच मान, ठीक है, वो उतना का उतना ही रहता है। और लंबे समय तक अगर रख दे इस हमारे बफर विलियन को, तो या इनको तनु कर दिया जाए, जल मिला दिया जाए, तो पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब बहुत लंबे समय तक भी रखे रहते हैं, थोड़ा बहुत पानी भी मिला देते हैं, तो उस स्थिति में भी उसका पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 2-3 हमारे क्या हैं, इनके गुण हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, बफर विलियन के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो एक परिभाषा आपको पता होना चाहिए, गुण आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस तरीक़े से आप बफर विलियन को क्या करते हैं, बताते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग बफर विलियन के प्रकार, ठीक है। वैसे बफर विलियन को 3 प्रकार से यहाँ पर क्या किया है, बांटा गया है। तो बफर विलियन को कितने भागों में बांटा है भाई, 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ये दिखा है हमारा, 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा अम्लीय बफर विलियन, एक क्या होता है हमारा अम्लीय बफर विलियन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये ऐसा बफर विलियन है जिसमें दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का, है ना, प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन होते हैं। मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वह विलयन या वे बफर विलयन जो दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार, देखो हम लोग जो संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार पढ़े हैं उसी से ले सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वे विलयन, है ना, जो दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का एक प्रबल क्षार से बने, जो क्या होता है हमारा प्रबल क्षार से बने जो लवण होता है, उस लवण के जो विलयन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, जैसे CH3COOH, ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है। और उस दुर्बल अम्ल का, है ना, प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन होते हैं। प्रबल क्षार मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं CH3COOH है। अगर हम क्या करते हैं, इसको हम किसके साथ क्रिया कर देते हैं, NaOH के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस होता है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो ये हमारा CH3COO और Na बचता है, ठीक है। ये हमारा क्या बचता है, CH3COO Na बचता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन होते हैं। देखो, उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण के विलयन होते हैं। मतलब मेरा बात थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे आप, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक दुर्बल अम्ल है CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। और इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ, ये दुर्बल अम्ल हो गया हमारा, एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। और इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार हमारा क्या होता है, NaOH होता है। तो जब इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये H प्लस होता है और ये OH माइनस होता है और ये प्लस और ये माइनस होता है। तो जब हम क्रिया करा देते हैं तो ये हमारा बचता है CH3COO, ये माइनस होता है तो एक प्लस आकर के जुड़ जाता है। तो ये जो होता है ना, ये प्रबल लवण है, ये प्रबल क्या है हमारा, लवण है, प्रबल लवण है। और ये जो प्रबल लवण बना है, तो इस प्रबल लवण और साथ में क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल, इन दोनों का जो क्या होता है हमारा जो मिश्रण होता है, किसका, एक दुर्बल अम्ल का और एक प्रबल क्या होता है हमारा जो लवण होता है, उन दोनों का जो मिश्रण होता है ना, उस मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं।
तो इसको हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एसिटिक अम्ल और CH3COON एक प्रबल लवण है और एक क्या है, प्रबल अम्ल है। तो इन दोनों का जो क्या होता है, हमारा जो विलयन होता है उसको हम बोलते हैं हम लोग अम्लीय बफर विलयन। बट परिभाषा क्यों बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो लवण है वो किससे बन रहा है हमारा, ये दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण, ये बोल रहे हैं ना, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, तो ये देखो दुर्बल अम्ल ये है और ये क्या है, प्रबल क्षार है, और उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनता है, वो प्रबल लवण बनता है। तो उसी को बोल रहा है कि दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार, क्योंकि NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, और CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने जो लवण होता है, उस लवण के साथ क्या होता है, विलयन होता है। उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। और उदाहरण में यही दिया गया है आपका, क्या दिया गया है हमारा, ये दिया है एसिटिक अम्ल जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और एक दिया है सोडियम एसीटेट जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट है। तो इस तरीक़ा से आप परिभाषित कर सकते हैं। बोरिक अम्ल बोरेक्स भी कर सकते हैं, फार्मिक अम्ल और पोटेशियम फार्मेट भी कर सकते हैं। तो परिभाषा कैसे देखना है, वे विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण का जो भी विलयन होता है, उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। और कुछ नहीं आया तो ये लिख देना, CH3COOH अर्थात दुर्बल अम्ल, और उस दुर्बल अम्ल का एक प्रबल लवण CH3COONA, इन दोनों का जो मिश्रण में जो बना विलयन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। और उदाहरण में यही सब चीज़ है जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा अम्लीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन भी वही है, ये भी बोल रहा है कि ये वे बफर विलयन जिसमें दुर्बल जो अम्ल होता है, उस दुर्बल अम्ल का, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल से बने लवण, क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है हमारा क्षारीय बफर विलयन क्या होता है हमारा, तो वे विलयन जिसमें दुर्बल क्षार और उस दुर्बल क्षार का, यहाँ पर बोल सकते हैं दुर्बल क्षार, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दुर्बल क्षार, ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार, तथा उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण। दुर्बल क्षार हमारे पास क्या है, जैसे एक हमारा दिया है NH4 और ये हमारा OH, एक कैसा क्षार है हमारा, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्या है हमारा, क्षार है, और इस क्षार को एक प्रबल अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। प्रबल अम्ल क्या है हमारा, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं ना, तो उस स्थिति में यहाँ से हमारा एक H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये H2O निकल गया तो क्या बना हमारा, ये बना NH4 और ये क्या बन गया, Cl, ये हमारा हो गया Na4Cl। एक प्रबल क्या होता है, लवण होता है, ये प्रबल क्या होता है, लवण होता है। तो इसी को बोल रहा है, एक दुर्बल क्षार और उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का जो विलयन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्षारीय बफर विलयन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, दुर्बल क्षार और उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना, दुर्बल क्षार और उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण का जो क्या होता है, हमारा जो विलयन होता है, बना प्रबल लवण का जो विलयन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय बफर विलयन बोलते हैं। तो पहले जैसा है कि अम्लीय बफर विलयन क्या होता है, तो वे बफर विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण के विलयन को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट। क्षारीय बफर विलयन क्या होता है, तो दुर्बल क्षार और उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के, है ना, जो क्या होता है, जलीय विलयन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम जो है क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। और उदाहरण में पुनः यही दोनों चीज़ को लिया गया है हमारा, एक हमारा लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक लिया है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है और अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है आपका NaOH। ये हमारा क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, ये दुर्बल क्या है हमारा, क्षार है, और ये हमारा क्या होता है, प्रबल लवण है, प्रबल क्या है हमारा, लवण है। तो इस तरीक़े से इसको हम दो परिभाषा यहाँ से बता सकते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, एकल पदार्थ के विलयन। एकल पदार्थ मतलब क्या होता है, सौगे सौगे मिला दो, साफ साफ, ठीक है, मतलब अकेला अकेला मिला दो।
इसमें क्या होता है हमारा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, एक दुर्बल अम्ल लो और एक दुर्बल क्षार लो, ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने जो हमारा क्या होता है एक ही लवण का जो विलयन होता है उसको भी बफर विलयन के उदाहरण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो एक हम दुर्बल अम्ल लेंगे और एक दुर्बल क्या लेंगे, क्षार लेंगे। जैसे अमोनियम साइनाइड दिया है, क्या दिया हमारा अमोनियम साइनाइड, ये हमारा अमोनियम साइनाइड है। अब ये जो अमोनियम साइनाइड होता है वो जो है आपका जो एकल पदार्थ के विलयन के अंतर्गत क्या किया जाता है, अमोनियम एसीटेट दिया है, ये हमारा क्या होता है हमारे यहाँ अमोनियम एसीटेट को हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। तो एक दुर्बल क्षार लें और एक दुर्बल अम्ल लें और दोनों को आपस में क्या कर दें, क्रिया करा दें। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका जो लवण प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एकल पदार्थ का विलयन कहलाता है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो अम्लीय बफर विलयन है और क्षारीय बफर विलयन है ना, उनको क्रियाविधि बताया गया है, वही चीज़ बताया गया है जो हम लोग पहले पढ़े हैं। तो अम्लीय बफर विलयन अभी जस्ट देखें कि अम्लीय बफर विलयन एक दुर्बल अम्ल और उस दुर्बल अम्ल का जो है प्रबल क्षार के साथ बने जो भी हमारा क्या होता है, जो प्रबल क्षार के साथ बने लवण का जो विलयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। और ये जो अम्लीय बफर विलयन होता है उसका उदाहरण मैंने आपको बताया कि एसीटेट, और ये क्या होता है सोडियम एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट जो होता है, इनके जो विलयन होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। और अम्लीय बफर विलयन में H+ आयन होते हैं और ये जो हमारा सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में प्राप्त एसीटेट आयन समायनन प्रभाव के कारण दुर्बल एसिटिक अम्ल के आयनन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे इसकी मात्रा कम हो जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो दुर्बल अम्ल होता है उनका जो आयनन होता है ऑलरेडी ऐसे क्या होता है आपका कम होता है, और अगर उसमें हम क्या करते हैं ऊपर से जब हम प्रबल कोई लवण मिला देते हैं तो उसका आयनन जितना होना चाहिए वो भी क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH, इसका आयनन ऑलरेडी कम होता है क्योंकि दुर्बल अम्ल है। तो ये क्या बनाता है CH3COO- बनाता है और H क्या बनाता है, प्लस आयन बनाता है। जब इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, प्रबल लवण मिला देते हैं Na, है ना, Na क्या करते हैं मिला देते हैं, तो ये क्या बनाता है CH3COO जो है माइनस माइनस और Na क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो जो दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल होता है जो ऐसे ऑलरेडी क्या होता है कम आयनित होता है। यदि उसमें हम क्या कर देते हैं कोई प्रबल लवण मिला देते हैं तो उसका आयनन और क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है समायनन प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा कुछ जो हमारा क्या होता है ये जो आयन होता है सेम होता है। तो क्या बोल सकते हैं जो हमारा दुर्बल अम्ल जो होता है, अर्थात जो एसिटिक अम्ल जो दुर्बल अम्ल होता है उसका जो आयनन होता है ऐसे ही क्या होता है कम होता है। यदि उसमें हम क्या मिला देते हैं, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण को हम क्या कर देते हैं मिला देते हैं, तो ये जो प्रबल लवण होता है वो सम आयनन प्रभाव के कारण, देखो उसके जैसा आयन है, सम आयनन प्रभाव के कारण दुर्बल अम्ल का जो आयनन होता है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसमें अगर हम क्या करते हैं HCl भी मिला दें, अर्थात अम्ल भी मिला दें या क्षार भी मिला दें, तो इनके आयनन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसमें क्या करते हैं HCl मिलाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है CH3COO और ये हमारा क्या होता है Na होता है। और जैसे हम क्या करते हैं इस विलयन में क्या मिलाते हैं हम लोग जो है HCl मिला देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए CH3COO माइनस चार्ज होता है और ये क्या होता है Na प्लस। अब इस विलयन में अगर हम क्या मिलाते हैं HCl मिलाते हैं तो HCl क्या होता है हमारा इस प्रकार से H+ आयन और ये क्या होता है हमारा Cl- आयन में टूट जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है आपका ये दोनों होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद यहाँ से आपका क्या बन जाते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल क्या हो जाते हैं प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अम्ल मिलाने पर भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं अगर उसमें क्षार मिला दें तो क्षार मिलाने से क्या होता है CH3COOH इक्वल टू ये हमारा क्या बनता है हमारा CH3COO माइनस चार्ज और H+ आयन बनता है। और जैसे हम इसमें क्या मिलाते हैं क्षार मिलाते हैं तो क्षार क्या होता है किस में टूटता है Na+ और OH क्या होता है आपका माइनस में टूटता है। तो इस स्थिति में इसका हमारा प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज आपस में क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है और फिर H2O में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अम्लीय बफर विलयन में आप अल्प मात्रा में अम्ल मिलाओ चाहे क्षार मिलाओ उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीक़ा से इसको लिख करके ये सूत्र क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है बताया जा सकता है। तो ये आपका हो गया अम्लीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन जस्ट हम लोग देखे हैं भाई कौन सा विलयन होता है, तो कोई दुर्बल क्षार और उस दुर्बल क्षार का
उस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण क्या कहलाता है आपका, क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। और इसके लिए क्रियाविधि आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण लिया है NH4 और ये Cl, ये जब टूटता है तो क्या बनाता है हमारा NH4 प्लस चार्ज, और Cl क्या बनाता है, माइनस चार्ज बनाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं NH4 और ये हमारा क्या होता है OH होता है, ये दुर्बल हमारा क्षार होता है, और ये टूट करके भी क्या बनाता है आपका NH4 प्लस चार्ज, और ये क्या होता है माइनस चार्ज बनाता है। तो ये जो हमारा क्या होता है प्रबल जो लवण होता है, सम आयनन प्रभाव के कारण इसका आयनन को क्या कर देता है, कम कर देता है। यदि इसमें अम्ल क्षार मिला दिया जाए तो अम्ल क्षार मिलाने से भी इसका जो है आयनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, pH मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम जैसे देखते हैं यहाँ पर NH4, और अगर हम इसमें Cl लेते हैं तो ये हमारा टूट करके क्या बनाता है आपका NH4 प्लस चार्ज, और साथ में क्या बनाता है हमारा Cl माइनस चार्ज। अगर इसमें हम क्या घोल देते हैं, NaOH घोल देते हैं। इसमें अगर हम क्या करते हैं NaOH घोलते हैं, NaOH हम मिला देते हैं, क्षार मिला देते हैं, तो Na प्लस बनता है और OH क्या बनाता है, माइनस आयन बनाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अगर हम बात करें तो यहाँ से हम देखें तो इसको हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, NaOH करते हैं, NaOH, ठीक है। तो इसको लेते हैं हम लोग NH4OH, ये टूट जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका NH4 प्लस चार्ज, और ये क्या होता है आपका OH जो है माइनस चार्ज बनता है। अब इसमें अगर हम क्या कर देते हैं जो है HCl, अगर हम देखें HCl अगर हम क्या करते हैं इसमें मिला देते हैं HCl, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा H प्लस आयन, और ये क्या हो जाएगा आपका Cl माइनस आयन। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H2O बन जाता है। और अगर हम सेम अगर हम क्या मिलाते हैं इसमें NH4, और यहाँ पर क्या होता है आपका Cl होता है, और ये टूट जाता है, तो इस स्थिति में क्या बनता है हमारा, ये बनता है आपका NH4 प्लस चार्ज, और OH Cl क्या होता है हमारा माइनस चार्ज बनता है, ठीक है। तो Cl क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया, Cl माइनस चार्ज हो जाता है। और जब इसमें हम क्या करते हैं NaOH मिलाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका NH4, और ये हमारा क्या हो जाता है आपका NH4 बोलता हूँ इसको, Na, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको Na प्लस, और OH क्या हो जाता है आपका माइनस। तो वापस हमारा क्या हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पानी निकलने का कोई संभावना नहीं है। तो इस तरीक़ा से आपका NO4 NOH क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसकी जो क्रियाविधि है उस क्रियाविधि को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्लास है उस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है और जो टॉपिक बच गए हो हम लोग देखने वाले हैं।